Hello students, today in this video we are going to understand questions and answers of your lesson 7 the interview. आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं आपके लेसन 7 द इंटरव्यू, जिसको कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा था, जिसका प्रोज एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी इसमें कवर किया है। बहुत ही सरल भाषा में क्वेश्चन आंसर हमने कवर किए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं, उनको बहुत ही आसानी होती है क्वेश्चन आंसर को लर्न करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सेक्शन फर्स्ट जो है आपके बुक में थिंक एज यू रीड से लिया गया है। यदि आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, What are some of the positive views on interviews? इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यूज यानी सकारात्मक दृष्टिकोण क्या हैं? कोई भी इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यू देने में कौन से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के व्यूज को हमने प्रोज के एक्सप्लेनेशन में समझा है इस लेसन में। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसके इंटरव्यू के पॉजिटिव व्यूज क्या हैं, पॉजिटिव दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। आंसर है द इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। जो भी साक्षात्कार होता है इंटरव्यू, वो एक सच्चाई का स्रोत होता है, सच पता लगता है हमको उससे। दीज डेज वी गेट द मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज थ्रू इंटरव्यूज। दीज डेज यानी इन दिनों, आजकल क्या होता है कि हम जो भी हमें जानकारी मिलती है, बहुत कुछ विविड इम्प्रेशंस माने स्पष्ट विचार, हमको स्पष्ट विचार पता लगते हैं। किसके? आवर कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज माने समकालीन होता है कि जो भी लोग हमारे टाइम पे सेलिब्रिटी हैं, फेमस लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, नेता हैं, जिनका भी इंटरव्यू लिया जाता है, तो हमारे टाइम के जो भी कंटेम्प्रेरीज होते हैं, इंटरव्यू के द्वारा, थ्रू इंटरव्यूज के द्वारा हमें उनके स्पष्ट विचारों का पता लग जाता है आजकल। इसलिए सच्चाई का पता इंटरव्यू से पता लगता है, तो ये सोर्स होता है। इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू क्या होता है? सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम यानी अत्यधिक उपयोगी साधन होता है। अत्यधिक उपयोगी साधन होता है इंटरव्यू। किस चीज का? कम्युनिकेशन का, संचार का। जब हम किसी से इंटरव्यू में प्रश्न करते हैं, वो हमारे जवाब देता है। प्रश्नोत्तरों का ये चलता रहता है सिलसिला, और इसके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उपयोगी साधन है ये इंटरव्यू, जिससे कि हम सामने वाले के अंदर उसकी बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानकारी हमको मिल जाती है। तो ये इसके इंटरव्यू के पॉजिटिव व्यूज हैं। अगला क्वेश्चन, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूज? अधिकतम जो सेलिब्रिटी राइटर्स होते हैं, फेमस प्रसिद्ध लेखक, वो इंटरव्यू से घृणा क्यों करते हैं? डिस्पाइज माने होता है घृणा करना। तो बहुत से सेलिब्रिटी राइटर्स जो होते हैं डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने से घृणा क्यों करते हैं? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाई डू सम सेलिब्रिटीज डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स? अनवारंटेड इंट्रूजन, इसका मतलब है अनुचित दखल, बिना अनुमति के दखल देना। कोई हमारे जीवन में बिना हमारी परमिशन के घुस आए, हमारी कोई चीज़ ले ले या हमारे बारे में जान ले गलत तरीके से, तो ये अनुचित दखल होता है, इसको कहते हैं। तो कुछ जो सेलिब्रिटीज होते हैं, प्रसिद्ध लोग, वो इंटरव्यू को अपने जीवन में एक अनुचित दखल मानते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके जीवन में कोई पूछताछ हो, कोई आके इंटरव्यू ले। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, तो वो घृणा क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स। अब हम नाम भी दे रहे हैं जिनका कि इस चैप्टर में नाम आया है, जो कि घृणा करते थे इंटरव्यू देने से। अलग अलग उन्होंने मत, अपने नेगेटिव व्यूज़ दिए हैं इंटरव्यू के बारे में, जिसमें वीएस नायपॉल हैं, लुइस कैरल हैं, रूडयार्ड किपलिंग हैं, एच.जी. वेल्स हैं। ये सभी वो लोग हैं जो हमारे प्रोज लेसन में आए हैं और इन्होंने इंटरव्यू के बारे में अपने नकारात्मक विचार दिए हैं। तो ये लोग घृणा करते थे इंटरव्यू को। तो बहुत से सेलिब्रिटी राइटर्स हैं, जैसे नायपॉल, लुइस कैरल, रूडयार्ड किपलिंग एंड एच.जी. वेल्स।
सी देमसेल्फ एज द विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यू। वो खुद को इंटरव्यू का, साक्षात्कार का विक्टिम मानते थे, शिकार मानते थे। किसी न किसी तरीके से किसी इंटरव्यू देने वाले ने उनको परेशान किया था, तो वो खुद को इंटरव्यू का शिकार मानते थे, विक्टिम मानते थे। दे कंसीडर इट, इट माने इंटरव्यू, वे इस इंटरव्यू को समझते थे एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, अनुचित दखल इनटू देयर प्राइवेट लाइफ, उनके निजी जीवन में अनुचित दखल वो इस इंटरव्यू को मानते थे। दे फील, वे लोग महसूस करते हैं दैट इट, कि ये जो इंटरव्यू है समहाउ, किसी ना किसी तरीके से डिमिनिश यानी छोटा कर देता है, बोना कर देता है उनको, देम। दे फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, कि किसी न किसी तरीके से उनको ये बोना कर देता है। क्यों ऐसी बात कही गई है? क्योंकि इंटरव्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचार बोलता है, और जब उसके मन के विचार यानी मन के रहस्य खुल जाते हैं तो फिर वो रहस्य नहीं रह जाते, और रहस्य जब तक रहता है तब तक कोई चीज़ बड़ी लगती है, जब रहस्य निकल जाता है तो उसका हवा निकल जाती है उस गुब्बारे की। तो वो लोग मानते हैं कि किसी न किसी तरीके से इंटरव्यू हमको बौना कर देता है, छोटा कर देता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि जो प्रिमिटिव कल्चर्स हुआ करते थे आदिकालीन यानी प्राचीन काल में, बहुत साल पहले, इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट ए पोर्ट्रेट ऑफ अ पर्सन, कि किसी व्यक्ति का यदि पोर्ट्रेट, चित्र बना लिया, टेक्स अवे हिज सोल, तो वो चित्र जो है उस व्यक्ति की आत्मा को, सोल यानी आत्मा, उसकी आत्मा को वो चुरा लेता है, यानी अलग कर देता है शरीर से, ऐसा लोग मानते थे। जैसे आपको यदि ध्यान हो तो एक रामायण में एक राक्षसी रहती है, जब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं, लंका जाते हैं, तो एक राक्षसी जो है वो हनुमान जी की छाया को चुरा लेती है, छाया को चुरा लेती है, हनुमान जी वहीं जाम हो जाते हैं। ऐसी तरीके से एक बात कही गई कि प्राचीन काल में ऐसा मानते थे कि कोई व्यक्ति ने अपना फोटो दे दिया, फोटो खींच दिया उसका, तो उस ऐसा बनाया जाता था कि मानो तो उसकी आत्मा चोरी हो गई है, फोटो में उसकी आत्मा चली गई है। तो ये एक विचार है। तो इस तरीके से उन लोगों को भी लगता है इंटरव्यू यदि हमने दे दिया तो फिर हम छोटे हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड? अभी जो हमने पूरी बात की वही इस क्वेश्चन में ये प्रश्न है। कुछ जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, आदिकालीन संस्कृतियां, उनमें फोटोग्राफ्ड, फोटो लिए जाने के बारे में क्या धारणा है, क्या बिलीफ है? तो आंसर है सम प्रिमिटिव कल्चर्स बिलीव, कुछ जो आदिकालीन संस्कृतियां हैं वो विश्वास करती हैं दैट इफ यू आर फोटोग्राफ्ड, यदि आपका फोटो लिया जाता है, योर सोल इज स्टोलन, तो आपकी आत्मा चोरी हो जाती है। अगला फोर्थ क्वेश्चन देखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? यहाँ इस लेसन में एक ये फ्रेज आया है, थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, यानी कि इसका अर्थ होता है श्वास नली पर अंगूठे के निशान। जैसे कि आपका कोई गला दबा दे तो गले पर निशान पड़ जाते हैं ना, गला दबाने से, जोर से कोई दबा दे, मसक दे, आपका दम घुटने लगता है, गला घोटने से आपको दम घुटने लगता है, सांस बंद होने लगती है, तो श्वास नली पर, गले पर निशान पड़ जाते हैं। तो ये थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, ये एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं, ये इसमें आया है, तो ये बात क्यों कही गई है, इस एक्सप्रेशन को आपको समझाना है। तो आंसर है सॉल बेलो। यहाँ इस लेसन में एक राइटर आया है सॉल बेलो, was himself interviewed on several occasions. सॉल बेलो ने बहुत बार इंटरव्यू, बहुत से अवसरों पर इंटरव्यू दिया था खुद का, बट ही डिडेंट हैव एनी प्लीजिंग एक्सपीरियंसेस, परंतु इंटरव्यू देने के बाद कभी भी उनके लिए एक प्लीजिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा, एक प्रसन्न कर देने वाला, एक खुश कर देने वाला अनुभव नहीं रहा उनके साथ। वंस ही डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, और इसीलिए उन्होंने एक बार ये इंटरव्यू के बाद ये डिस्क्राइब किया था, बताया था, ये लाइन बोली थी कि इंटरव्यू जो है मेरे श्वास नली पर निशान लगाने जैसा है। ही कंसिडर्ड द इंटरव्यू एज एन असॉल्ट,
वो इस इंटरव्यू को हमला समझते थे। असॉल्ट माने हमला ऑन ए पर्सन, किसी व्यक्ति पर या वजूद पर हमला समझते थे। ही फेल्ट सफोकेटेड, वो दम घुटने जैसा उनको सफोकेटेड महसूस करते थे, दम घुट गया हो उनका कोई इंटरव्यू दे करके। सॉल बेलो का ये मत था। तो अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज, हु इन, सॉरी ये फिफ्थ क्वेश्चन है। हु इन टूडेज वर्ल्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज? आज की दुनिया में जो पर्सनैलिटीज होती हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं, या फिर हम व्यक्तित्व की बात करें, किसी भी प्रसिद्ध आदमी की पर्सनैलिटी होती है, तो प्रसिद्ध लोगों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? चीफ सोर्स क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड द इंटरव्यू इज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। आज की दुनिया में इंटरव्यू ही एक मुख्य स्रोत है किसी भी फेमस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। कई अनेकों हजारों प्रसिद्ध लोग सालों से इंटरव्यू देते रहे हैं। वी गेट मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्परेरीज ओनली थ्रू इंटरव्यूज। हम बिल्कुल स्पष्ट, विविड इम्प्रेशंस, स्पष्ट जानकारी, स्पष्ट विचार इंटरव्यू के द्वारा ही अपने कंटेम्परेरी समकालीन लोगों के बारे में जान पाते हैं। सेक्शन 2 देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, ये सेक्शन है, इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन। क्या आप समझते हैं कि अम्बर्टो इको, जो एक राइटर है, नोवेलिस्ट है, एक जिसका आपने सेकंड पार्ट में देखा हो, स्प्रोज की एक स्टोरी में, अम्बर्टो इको, तो अम्बर्टो इको, क्या आप समझते हैं कि अम्बर्टो इको को इंटरव्यू करना अच्छा लगता है? अपने मत के कारण बताएं, यानी अपनी ओपिनियन बताएं, उसके कारण बताएं कि आप ऐसा क्या समझते हैं कि अम्बर्टो इको को इंटरव्यू देना पसंद है। तो आंसर हम दे रहे हैं, आई थिंक अम्बर्टो इको इंजॉयज बीइंग इंटरव्यूड। मैं मानता हूं कि अम्बर्टो इको को इंटरव्यू देने में मजा आता है। अम्बर्टो इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव एंड वार्म। अम्बर्टो जो है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है, उत्तरदायी अपने को मानता है, और बिल्कुल वार्म है, जोश भरा हुआ है उसमें इंटरव्यू देते टाइम पे। ही ट्राइज टू आंसर ईच क्वेश्चन इन फुल। वो हर प्रश्न का उत्तर पूरे तरीके से देता है, प्रयास करता है। ही इज़ नॉट हार्श, वो बिल्कुल भी कठोर या रूखा नहीं है। ही इज़ नॉट इन ए हरी, और वो किसी भी जल्दबाजी में भी नहीं है। तो ये बताती हैं बातें कि अम्बर्टो इको इंटरव्यू देने के लिए पसंद करता है इंटरव्यू देना। अगला क्वेश्चन, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इको जो है, अम्बर्टो इको को इतना कुछ लिखने का समय कैसे मिल जाता है। उसमें ये बात आती है, अम्बर्टो इको से इंटरव्यू पूछा जाता है कि आप बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको टाइम कैसे मिलता है, इतना टाइम आप कैसे निकाल लेते हैं इतना सब लिखने के लिए। या फिर इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, व्हाट सीक्रेट डज अम्बर्टो इको रिवील अबाउट हिज टाइम मैनेजमेंट? क्या रहस्य अम्बर्टो इको प्रदर्शित करता है अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में, अपने समय प्रबंधन के बारे में इको क्या बात करता है, क्या दर्शाता है? क्योंकि वो बहुत से काम कर लेता है, तो उससे पूछा जाता है कि आप इतने काम कैसे कर लेते हैं, तो कैसे टाइम मैनेज करता है वो, कैसे लिखने के लिए समय निकाल पाता है। जो आंसर देखते हैं, अम्बर्टो टेल्स दैट वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइफ। अम्बर्टो बताते हैं कि हमारे पास बहुत सा समय होता है हमारे जीवन में जो कि एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह, खाली समय होता है हर काम के बाद। ही कॉल्स देम इंटरवल्स, वो उनको इंटरवल्स कहता है, अंतराल कहता है अम्बर्टो इको। वो जो एम्प्टी स्पेस होते हैं, खाली जगह, खाली समय होता है, उसको। ही एक्सप्लेन्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल, वो अपनी लेखन शैली के रहस्य के बारे में वर्णन करता है, बताता है।
ही वर्क्स इन दोज एम्प्टी स्पेसेस। वो बताता है कि वो उन खाली रिक्त जगहों पर काम करता है। खाली रिक्त जगह यानी इसके लिए वो उदाहरण भी देता है, कौन सी? ही इवन गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ हिज वर्किंग टेक्निक। वो अपनी वर्किंग टेक्निक जो है, उसकी काम करने की टेक्निक, उसके बारे में उदाहरण देता है। दैट व्हाइल वेटिंग फॉर समवन टू केम अप द एलिवेटर, कि जब वो किसी का इंतजार कर रहा होता है, यानी उसके पास जब कोई एलिवेटर माने लिफ्ट जो होती हैं, आपने लिफ्ट का दरवाजा मॉल वगैरह में देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है एलिवेटर 1 2 3, एक फर्स्ट लिफ्ट है, सेकंड लिफ्ट है। तो जब वो लिफ्ट में किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा होता है या कोई व्यक्ति उसके पास आ रहा होता है, ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी, तो वो उस समय खुद को बिजी रखता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं कि बिल्कुल कमरे में बैठा है, आराम से इंतजार कर रहा है, टीवी देख रहा है, कोई आ रहा होगा, वो फालतू अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। उसे पता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी आ रहा हो, कुछ भी काम हो रहा हो, जब भी उसे फ्री टाइम मिलता है, एम्प्टी स्पेस मिलता है, खाली जगह मिलती है, खाली टाइम मिलता है, तो वो उसमें कुछ लिख लेता है। और यही उसके इतने सारे काम करने का रहस्य है जो अम्बर्टो इको ने बताया है हमें इस द इंटरव्यू लेसन में। अगला क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। What was distinctive about Eco's academic writing style? Eco के एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, जो शैक्षणिक लेखों की शैली है, जो वो एकेडमिक लेख लिखता है, शैक्षणिक लेखों की शैली जो है, स्टाइल उसकी, उसमें क्या विशिष्ट था, क्या डिस्टिंक्टिव था, क्या विशेषता थी? आंसर है इकोज स्टाइल ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज नैरेटिव। इको की जो शैक्षणिक लेखों की शैली है वो नैरेटिव है, वर्णनात्मक है। इट इज पर्सनलाइज्ड, वो व्यक्तिगत है, यानी उसमें कुछ खास है उसकी राइटिंग शैली में जो पर्सनल है, यानी किसी से टिप टाप के नहीं लिखा, किसी की नकल नहीं करता, या हर जो राइटर होता है रेगुलर तरीके से लिखता है भूमिका बना करके, ऐसा कुछ वो ऐसा कुछ नहीं करता। उसकी पर्सनैलिटी के अनुसार वो उसमें एक खास गुण है जिसको वो अपनी राइटिंग में लेता है, तो पर्सनलाइज्ड है वो। इट इज़ इंटरेस्टिंग, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, उसकी जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होती है, जो अधिकतर राइटर लिखते हैं नियमित रूप से, लेखन शैली जो है वो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है उसकी। विच इज़ डीपर्सनलाइज्ड, जो कि रेगुलर स्टाइल जो होती है वो डीपर्सनलाइज्ड होती है, गैर व्यक्तिगत होती है, परंतु इको की जो शैली है वो पर्सनलाइज्ड है। तो जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल होती है लेखन शैली, वो डीपर्सनलाइज्ड होती है, डल एंड बोरिंग होती है, यानी सुस्त और उबाऊ होती है, लोग उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्टाइल लेखन की नहीं है अम्बर्टो इको की, उसके एक अपना एक अलग तरीका है, वो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से बिल्कुल भिन्न है। अगला क्वेश्चन, डिड अम्बर्टो इको कंसीडर हिमसेल्फ ए नोवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर? अम्बर्टो इको खुद को पहले नोवेलिस्ट उपन्यासकार समझता था या एकेडमिक स्कॉलर यानी शैक्षणिक विद्वान या शास्त्रज्ञ जिसको बोलते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, तो अपने को शास्त्रज्ञ समझता था, शैक्षणिक विद्वान समझता था, या पहले उपन्यासकार समझता था? आपको ये आंसर बताना है। तो आंसर देखें, अम्बर्टो इको कंसीडर्ड हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट। अम्बर्टो इको खुद को पहले एक शैक्षणिक विद्वान बताता है खुद को। He identified himself with the academic community, वो खुद की पहचान बनाता है जो शैक्षणिक समुदाय होते हैं, एकेडमिक लोगों के साथ में वो उठता बैठता है, खुद को वो एकेडमिक कम्युनिटी में एक पहचान बनाता है। ही पार्टिसिपेटेड इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, वो शैक्षणिक संगोष्ठियां जो होती हैं कॉन्फ्रेंसेस, उनमें भाग लेता था। बट डिड नॉट अटेंड राइटर्स मीटिंग, परंतु लेखक जो होते हैं उपन्यासकार 4-6 मिलकर के किसी होटल में चले गए, खाना वाना खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो वो लेखकों के साथ इस तरह की किसी मीटिंग में नहीं जाता था, यानी कि वो पेशेवर नोवेलिस्ट नहीं था, वो तो केवल एकेडमिक विद्वान था, एक शैक्षणिक विद्वान था, और वो कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता था।
ही मेक्स हिज प्रेफरेंस क्लियर बाय सेइंग, और इस बात को वो बिल्कुल खुद कहते हुए स्पष्ट करता है। क्या कहता है? आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैं खुद को अपना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ। हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज, जो नोवेल्स जो हैं वो केवल संडे को लिखता है, वो संडे को लिखता है, यानी बाकी टाइम वो काम ही करता है, बाकी टाइम अपने शैक्षणिक काम करता है, वो संगोष्ठी में भाग लेता है। जब फ्री टाइम मिलता है नोबल उपन्यास लिखना है, तो ये सब वो मैन नोवेलिस्ट नहीं है, वो उपन्यासकार नहीं है। खास तौर से यही इसमें बताया गया है कि वो एक एकेडमिक स्कॉलर है। अगला क्वेश्चन, पांचवा, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। उसने एक नोवेल लिखा जो बहुत फेमस हो गया, 3000 प्रतियां पहले प्रकाशक ने ली, परंतु बाद में करोड़ों बिक गई उसकी। तो यही प्रश्न है कि उसका जो उपन्यास है द नेम ऑफ द रोज, इसका ये नाम है, टाइटल है, उसकी बड़ी सफलता का क्या कारण है, आपको ये बताना है। वो जो फेमस हुआ तो उसकी बड़ी सफलता का क्या कारण है, या इस प्रश्न को पूछ सकते हैं, द नेम ऑफ द रोज डील्स विद मीडिएवल हिस्ट्री। जो नोवेल है द नेम ऑफ द रोज, वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताता है। वाज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोवेल सक्सेस, क्या ये बात नोवेल की सफलता के लिए उत्तरदायी है, यानी मीडिएवल इतिहास की थीम होना क्या उस नोवेल की फेमस होने के लिए, सफलता के लिए उत्तरदायी है। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है इस आंसर को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नोवेल, द नेम ऑफ द रोज जो नोवेल है वो बहुत ही सीरियस गंभीर नोवेल है, उपन्यास है। एट वन लेवल इट इज डिटेक्टिव स्टोरी, एक स्तर पर तो इसमें एक जासूसी कहानी है। एट अदर लेवल इट ऑल्सो डेल्व्स डीप इनटू माइथोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, और दूसरे लेवल पर ये क्या है, डेल्व्स, डेल्व्स माने होता है और अधिक सूचना एकत्रित करना, यानी बहुत सी सूचना एकत्रित करता है ये दूसरे लेवल पर। किस बारे में? माइथोलॉजी और मेटाफिजिक्स के बारे में। माइथोलॉजी माने पौराणिक जो कथा होती है उनको बोलते हैं, और मेटाफिजिक्स माने पराभौतिक बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब होता है बियॉन्ड द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया से अलग कोई दुनिया है तो उसके बारे में बात करता है, माइथोलॉजी की बातें करता है। तो बड़ी गहराई से अतिरिक्त सूचनाएं भी इसमें मिलती हैं, और एक तरफ ये जासूसी कहानी भी है। इट इज सेट इन ए पीरियड ऑफ मीडिएवल हिस्ट्री, और ये मध्यकालीन इतिहास के समय पर स्थापित है। इसकी जो थीम है वो मीडिएवल इतिहास पर चलती है। वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज वाज परहैप्स इट्स थीम डीलिंग विद मीडिएवल हिस्ट्री। उसकी सफलताओं के में से जो एक कारण हो सकता है वो शायद इसकी थीम हो सकती है, जो कि मीडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास पर आधारित है। बट ईको वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, परंतु जो इसका राइटर है ईको, अम्बर्टो ईको, वो पूरी तरीके से श्योर नहीं है इस बारे में कि इसकी मीडिएवल इतिहास होना थीम का ये इसके लिए सफलता का कारण है। क्योंकि वो आपने देखा हो तो कहानी बोलता भी है कि इससे पहले बहुत से मीडिएवल हिस्ट्री के ऊपर उपन्यास लिखे गए, कई सारे मार्केट में हैं, परंतु वो तो फेमस नहीं हुए। तो फिर वो कहता है इसके फेमस होने में मध्यकालीन इतिहास की थीम कोई मायने नहीं रखती। वो कहता है ये एक सीक्रेट है। ऑफ कोर्स, वो कहता है बेशक, देयर आर पीपल हु लाइक सीरियस रीडिंग मटेरियल, बेशक बहुत से लोग जो हैं वो एक गंभीर टाइप का रीडिंग मटेरियल पढ़ना पसंद करते हैं, जिसमें गंभीर कुछ बात हो, सीरियस बात हो। येट द ह्यूज पॉपुलैरिटी ऑफ द नोवेल रिमेन्स अ मिस्ट्री, फिर भी इस पूरे नोवेल की जो लोकप्रियता है, जो सफलता है, वो एक रहस्य बन के रह जाती है। परहैप्स द टाइम ऑफ इट्स पब्लिकेशन वाज फेवरेबल, शायद इसका जो टाइम था इस नोवेल के प्रकाशन का, पब्लिकेशन का, वो फेवरेबल था, वो उसके लेखक के मान के चलें अनुकूल था, पक्ष में था। और वो टाइमिंग जो थी उसके नोवेल के आने की, शायद उसके कारण से, टाइमिंग के कारण भी कई बार कई चीज़ें फेमस हो जाती हैं और वो उपन्यास फेमस हो गया। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, सेक्शन 3 है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉक अबाउट एनी इंटरव्यू यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन और रीड इन अ न्यूज़पेपर। ऐसे किसी इंटरव्यू की चर्चा करें जो आपने या तो टेलीविजन पर देखा हो या अखबार में पढ़ा हो।
हाउ डिड इट एड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेलिब्रिटी, द इंटरव्यूअर एंड द फील्ड ऑफ सेलिब्रिटी। अब आपको इंटरव्यू को पढ़ने के बाद में ये बताना है कि उस प्रसिद्ध व्यक्ति या इंटरव्यू करने वाले और प्रसिद्ध व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के बारे में आपकी क्या जानकारी में क्या वृद्धि हुई। आपने कोई अखबार टीवी पर इंटरव्यू देखा तो इंटरव्यू देने वाले, लेने वाले या इंटरव्यू देने वाले के कार्य क्षेत्र में क्या आपको अतिरिक्त जानकारी मिली, ऐसे किसी इंटरव्यू के बारे में आपको बताना है। तो चलिए एक बस्त आपको इंटरव्यू बता रहे हैं। आई हैव रीड एन इंटरव्यू गिवन बाय द वेल नोन फिल्म स्टार शाहरुख खान टू द करस्पॉन्डेंट ऑफ फेमस न्यूज़पेपर। मैंने पढ़ा है एक इंटरव्यू अखबार में, एक फेमस अखबार में, जिसके संवाददाता को शाहरुख खान ने दिया था ये इंटरव्यू। फिल्म स्टार जो है शाहरुख खान, उन्होंने। द इंटरव्यू रिवील्स मच अबाउट शाहरुख खान पर्सनल लाइफ। ये इंटरव्यू जो है शाहरुख खान की व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताता है, ऑफ विच आई हैड नो नॉलेज बिफोर, जिसके बारे में इंटरव्यू देखने से पहले मुझको जानकारी नहीं थी, पर इंटरव्यू पढ़ने के बाद मुझे जानकारी मिली। चलिए इंटरव्यू क्या था वो बताते हैं। शाहरुख खान मैरिड गौरी। यहाँ पर ये बात आती है कि शाहरुख खान ने गौरी से शादी की, ए हिंदू गर्ल, जो कि हिंदू लड़की थी। ही हैड बीन इन लव विद हर सिंस ही वॉज 18 एंड शी वॉज 14। शाहरुख खान को गौरी से प्यार हो गया था जब शाहरुख खान 18 साल का था और गौरी 14 साल की थी। गौरी's parents did not object to their marriage in 1991 after they had a meeting with him. जब शाहरुख खान गौरी के माता पिता से मिला तो गौरी के माता पिता ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं किया। उनकी शादी हो गई 1991 में। शाहरुख खान लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स क्वाइट अर्ली। शाहरुख खान ने अपने माता पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया था दोनों को। ही हैज़ फेथ इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करता है। हिज आउटलुक इज सेकुलर, उसकी जो विचारधारा है आउटलुक वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। ओम एंड अल्लाह, ये दोनों, ओम जो है हिंदू देवताओं का होता है, अल्लाह जो है मुसलमान वर्ड होता है देवताओं के उनके लिए। तो ओम और अल्लाह आर इंस्क्राइब्ड इन हिज होम, उसके घर में ये ओम और अल्लाह दोनों ही खोदे हुए हैं, यानी जैसे कोई पेंटिंग वो लिखना होता है ना, लिख देते हैं गोद करके, तो ओम और अल्लाह दोनों लिखे हुए हैं उसके घर में। He told the interviewee that his parents had always told him that God is one. उसने इंटरव्यू लेने वाले को बताया कि जो मेरे माता पिता थे वो हमेशा कहते थे कि ईश्वर एक है, गॉड इज वन। ही गोज टू टेम्पल्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाता है। ही सेलिब्रेट्स बोथ ईद एंड दिवाली, वो ईद और दिवाली दोनों मनाता है। ही ऑलवेज कम्स होम इन द इवनिंग, वो शाम को रोज घर आता है, सो दैट, ताकि ही कैन स्पेंड 2 hours विद हिज चिल्ड्रन बिफोर दे गो टू बेड, ताकि उसके बच्चे सोए हैं, उनके बच्चों के सोने से पहले 2 घंटे वो बच्चों के साथ बिता सके, इसलिए वो जल्दी आता है। ही टेक्स देम टू स्कूल, वो बच्चों को स्कूल ले जाता है। ही गोज फॉर पीटीए मीटिंग्स, वो पीटीए मीटिंग्स जो होती हैं, पालक जो पेरेंट्स जाते हैं मीटिंग के लिए स्कूल में, उसके लिए जाता है। ही थिंक्स पेरेंट्स मस्ट स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, वो सोचता है कि हर माता पिता को अपने बच्चों के प्रारंभिक सालों में, फॉर्मेटिव ईयर्स, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अच्छे से समय बिताना चाहिए माता पिता को बच्चों के साथ में, वो मानता है। वंस ही वेंट टू नानावती हॉस्पिटल इन मुंबई टू सी ए चाइल्ड ऑफ ए पर्सन हु वर्क विद हिम, एक बार वो नानावती हॉस्पिटल जो मुंबई में है वहाँ पर एक बच्चे को देखने गया। वो बच्चा जो उसके साथ काम करने वाले आदमी था उसका था। देयर ही फाउंड दैट द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रंस वार्ड वॉज नॉट वेरी गुड, वहाँ उसको लगा कि जो बच्चा जिस वार्ड में, जिस रूम में है हॉस्पिटल में, वो रूम अच्छा नहीं था वार्ड। ही डोनेटेड मनी, उसने पैसा दान किया। एंड ए गुड वार्ड फॉर चिल्ड्रन इज नेम आफ्टर हिज मदर, और एक अच्छा सा वार्ड रूम जो है हॉस्पिटल का उसकी माँ के नाम पर उसको डोनेट किया। आई लर्न दैट शाहरुख खान इज नॉट ओनली एन एक्सीलेंट एक्टर, मैंने सीखा इस बात से, इंटरव्यू से, कि शाहरुख खान न केवल एक अच्छा एक्टर है, द पर्पज ऑफ हिज लाइफ इज टू एंटरटेन पीपल, उसके जीवन का उद्देश्य है लोगों को एंटरटेन करना, मनोरंजन करना। ही हैज सेकुलर आउटलुक, उसका जो है धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है। वैन ही इज नॉट एक्टिंग ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, जब वो एक्टिंग नहीं कर रहा होता है तो वो एक साधारण व्यक्ति होता है।
ए गुड फादर, एक अच्छा पिता होता है, एंड लविंग हस्बैंड, और एक अच्छा प्यारा पति होता है। तो ये इंटरव्यू आपने देखा, इससे जो सीखा वो हमने लिखा। आपको अच्छा लगा हो तो आप इस इंटरव्यू को लिख सकते हैं। आप चाहें तो इंटरव्यू को बदल सकते हैं, कोई दूसरे इंटरव्यू को भी लिख सकते हैं इस आंसर में। दूसरा क्वेश्चन है, द मीडियम यू लाइक बेस्ट फॉर एन इंटरव्यू, प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन, डिस्कस। आपको इंटरव्यू के लिए कौन सा माध्यम सर्वोत्तम लगता है? प्रिंट, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो या टेलीविजन, इन तीनों में से क्या सबसे अच्छा लगता है? तो आंसर है आई लाइक द टेलीविजन, मैं टेलीविजन पसंद करता हूं। आई कैन सी द इंटरव्यूज रिएक्शंस एंड जेस्चर्स टू, क्योंकि टीवी पर मैं जो इंटरव्यू जो देने वाला है उसके रिएक्शंस, उसकी प्रतिक्रियाएं देख सकता हूँ, उसके जेस्चर देख सकता हूँ, उसके हाव भाव देख सकता हूँ। टीवी पर शक्ल भी दिख जाती है। मच इज रिवील्ड बाई जेस्चर्स देन बाई वर्ड्स, क्योंकि शब्दों से ज़्यादा हाव भाव से हमको लोगों के बारे में ज़्यादा दिख जाता है, पता चल जाता है। भाई अखबार में इंटरव्यू पढ़ेंगे तो उसमें तो केवल शब्द होते हैं, मगर जब टीवी पर आता है तो हमको फोटो भी दिखता है, वो बात करने का तरीका भी दिखता है, तो जेस्चर भी दिखते हैं हमको, तो टीवी ज़्यादा बेटर है। थर्ड क्वेश्चन, एवरी फेमस पर्सन हैज़ अ राइट टू हिज और हर प्राइवेसी। हर फेमस जो व्यक्ति होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति, उसको अपने प्राइवेसी, अपने निजी जीवन जीने का अधिकार है। इंटरव्यूअर्स समटाइम्स एम्बैरेस सेलिब्रिटीज विद वेरी पर्सनल क्वेश्चंस। जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो कई बार प्रसिद्ध व्यक्तियों को बहुत अधिक व्यक्तिगत प्रश्न करके, उसके लाइफ के बारे में व्यक्तिगत प्रश्न, पर्सनल क्वेश्चन पूछ करके उसकी परेशानी बढ़ा देते हैं, उसको शर्मिंदा कर देते हैं, एम्बेरस कर देते हैं, उलझन में डाल देते हैं। इस बात को डिस्कस करके आपको आंसर देना है। तो देयर इज नो डाउट दैट सेलिब्रिटी शुड ऑल्सो हैव अ राइट टू लिव देयर प्राइवेट लाइव्स। इसमें कोई शंका नहीं है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति, उनको भी अपने निजी जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। बट इट इज हार्डली पॉसिबल, परंतु ये बहुत संभव, मुश्किल ही संभव है। देयर एक्शंस आर ऑलवेज वॉच्ड, क्योंकि उनके जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा वॉच किए जाते हैं। पब्लिक जो है वो शाहरुख खान की फिल्में तो देखती है, पर वास्तविक जीवन में वो क्या कर रहा है ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो लोग जो है उनकी हर चीज को देखते हैं। द पब्लिक लाइफ इज ओपन टू ऑल, पब्लिक लाइफ जो होती है वो सबके लिए खुली होती है। बट पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम इन देयर प्राइवेट लाइफ एज वेल, परंतु जो लोग होते हैं वो उन सेलिब्रिटीज के प्राइवेट यानी निजी जीवन में भी जानना चाहते हैं कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे क्या करता है, कहाँ घूमता है। ये सब लोगों में इंटरेस्ट होता है और वो सेलिब्रिटी जो होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति, उनके बारे में जानना लोग चाहते हैं। सो द इंटरव्यूअर्स आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, इसलिए इंटरव्यू लेने वाले उनसे कभी कभी ऐसे पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन के प्रश्न पूछ लेते हैं। बट आई एग्री, परंतु मैं सहमत हूं, द क्वेश्चंस आस्क्ड शुड नॉट बी एम्बैरेसिंग, कि जो भी प्रश्न किए जाएं वो बिल्कुल भी शर्मिंदा करने वाले, परेशान करने वाले, उलझन में डालने वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। सेक्शन 4 में हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको 2-3 ले रहे हैं जो परीक्षाओं में आते रहे हैं और आपके एग्जाम में भी वो आ सकते हैं, इनको भी आप लर्न कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यूज हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय लुइस कैरल। यहाँ लुइस कैरल जो आए हैं आपके प्रोज में राइटर, वो क्या कमियां बताते हैं इंटरव्यू के बारे में, किन कमियों को पॉइंट आउट करती हैं वो? तो आंसर है, लुइस कैरल वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। लुइस कैरल के बारे में कहा जाता है कि उनको इंटरव्यूअर से डर लगता था, भय लगता था उनको, इंटरव्यू जो लेने वाले होते थे उनसे। ही नेवर गेव हिज कंसेंट टू बी इंटरव्यूड, उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने की अनुमति नहीं दी, कंसेंट, सहमति नहीं दी। ही कंसिडर्स इट एन ऑफेंस अगेंस्ट हिज पर्सन, वो इसको अपने पर्सन, अपने वजूद पर एक आघात समझते थे, एक अपराध समझते थे, एक हमला समझते थे, ऑफेंस समझते थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड रूडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। अब रूडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू देने से क्यों मना किया? या पूछ सकते हैं, व्हाट कंट्राडिक्शन इन किपलिंग्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरव्यूज डू यू नोटिस इन द चैप्टर द इंटरव्यू। क्या कंट्राडिक्शन मानो होता है विरोधाभास, इंटरव्यू देना भी चाहते हैं, नहीं भी देना चाहते हैं। तो कंट्राडिक्शन जो है, विरोधाभास, वो किपलिंग के एटीट्यूड में होता है। तो इंटरव्यू के बारे में क्या कंट्राडिक्शन है किपलिंग का,
ये जो आपने इस द इंटरव्यू चैप्टर में पढ़ा है उसको नोटिस करके बताइए। दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलग अलग तरीके से। आंसर है रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज द 2 रिपोर्टर्स टू बी इंटरव्यूड। रुडयार्ड किपलिंग ने 2 रिपोर्टर्स को, पत्रकारों को इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। बिकॉज ही कंसिडर्ड इट एन इमोरल एक्ट एंड ए क्राइम, क्योंकि वो इसको इट यानी इंटरव्यू, इस इंटरव्यू को वो एक अनैतिक काम समझते थे, इमोरल एक्ट समझते थे और अपराध समझते थे। रुडयार्ड किपलिंग, ही कंसिडर इट एन ऑफेंस अगेंस्ट हिज पर्सन, वो इसको अपने वजूद पर हमला समझते थे। इट वॉज नथिंग लेस देन एन असॉल्ट, वो किसी अपराध से कम नहीं समझते थे इसको, इंटरव्यू को। असॉल्ट माने अपराध, हमला। इट वॉज कोवार्डली एंड वाइल्ड, ये उसे कायरतापूर्ण और बिल्कुल बुरा समझते थे, दुष्टता भरा कार्य समझते थे इंटरव्यू को। बट किपलिंग हैड हिमसेल्फ कमिटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन। अब विरोधाभास यहाँ ये है, इस लेसन में जो बात कही गई है रुडयार्ड किपलिंग के, किपलिंग ने खुद भी इस तरह का हमला अपराध किया था मार्क ट्वेन पर। When he interviewed him a few years ago, जब उसने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था कुछ साल पहले, तो उसने भी ये काम किया था, परंतु तो आज वो इंटरव्यू लेने वालों को भगा रहा था। तो ये कंट्राडिक्शन, विरोधाभास भी दिखता है। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों को, पसंद आया हो तो। आपको इस वीडियो में बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको, चैप्टर और लेसन्स की। और भी इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो सभी प्रकार के 12th के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन संबंधित ग्रामर रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।